हेलो एंड वेलकम टू टीच गुरु प्लेटफॉर्म। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 2 यानी कि टीजीटी साइंस के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि टीजीटी साइंस में बेसिकली फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आप एचटेट या फिर किसी भी टीजीटी साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टीजीटी साइंस चाहे वो आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, DSSS हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी एग्जाम हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो जैसे एचटेट हो गया, अगर टीजीटी साइंस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीच गुरु ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। टीच गुरु ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। 9 से 12 तक का सिलेबस यानी कि टीजीटी ओरिएंटेड जो भी सिलेबस रहेगा, चाहे वो हायर लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, वो सब आपको मिलेगा। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आपको सभी के अलग अलग टीचर और उनके अलग अलग लेक्चर्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको कोर्स में ही मिलती है, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा और मेंटरशिप भी आपको मिलती है। आपको गाइड करते रहेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। कोर्स की खास बात क्या कि कोर्स को आप 3 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा। आप सभी को पता है कि 91 से लेके 150 जो क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन, वो बेसिकली आपका साइंस सब्जेक्ट के होते हैं। तो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में वो 100 नंबर है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो आइए देखते हैं भाई, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट से ये रिलेट करता है। ये जो क्वेश्चन आपका जो बेसिक मोल कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उसी से रिलेट करता है, थोड़ा सा एडवांस है, बिल्कुल 9th लेवल का नहीं बोल सकते। Which of the following represents the correct number of moles of each element in 40 ग्राम of ferric sulfate? तो भाई सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमारे पास 40 ग्राम फेरिक सल्फेट है, तो बताओ उसमें हर एक एलिमेंट के कितने मोल होंगे। देखिए सबसे पहला टास्क यहाँ पे ये रहेगा कि हमें फेरिक सल्फेट का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, फार्मूला कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर Fe+2 की बात करेंगे तो Fe+2 आपका होता है फेरस। देखिए जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वहां पे हम अस यूज करते हैं, अस, ठीक है। तो Fe+2 होता है फेरस और Fe+3 जो होगा उसे हम बेसिकली बोलते हैं फेरिक, उसे हम क्या बोलेंगे, इक। यानी कि देखो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे देखो अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड तो वहां पे होता है H2SO4, वहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। अगर आप बात करोगे H2SO3 वो होता है सल्फ्यूरस, वहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। तो जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अस होता है और जहां पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक होता है। तो सबसे पहले हमें फेरिक सल्फेट का फार्मूला बनाना है। तो फेरिक का मैंने आपको बताया Fe+3 होता है और सल्फेट का आप सभी को पता होगा SO4 के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव। तो दोनों का चार्ज नीचे लिख लेते हैं, इसका चार्ज 3 है और इसका चार्ज 2 है। ये यहां जाएगा बेसिकली और ये यहां जाएगा। तो जो फेरिक सल्फेट का फार्मूला बनेगा दैट इज Fe2SO4 का थ्राइस, Fe2SO4 का थ्राइस। तो दिस इज योर फेरिक सल्फेट, ये आपका फेरिक सल्फेट है। अब देखिए सबसे पहले अगर आप ईच एलिमेंट के मोल्स निकालना चाहते हैं ना, पहले आप इस पूरे कंपाउंड के मोल निकालिए। तो मोल निकालने का जो फार्मूला होता है गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, है ना। तो अब हम बेसिकली यहां पे क्या है, मोल्स ऑफ Fe2SO4 का थ्राइस के मोल्स निकालना चाहते हैं। तो गिवन वेट कितना दे रखा है, फेरिक सल्फेट का वेट कितना दे रखा है आपका 40 ग्राम। तो यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली हम 40 करेंगे और नीचे लिखेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ फेरिक सल्फेट। तो देखिए यहां पे आयरन 2 है तो एक आयरन का 56 होता है, 2 आयरन का 112 हो जाएगा और सल्फेट का निकालेंगे, एक सल्फेट का कितना होता है 32 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 64 यानी कि 88 आएगा, है ना। बेसिकली कितना आएगा 64 को जब आप ऐड करते हैं 32 से तो ये बेसिकली आपका 6 और ये 96। तो अब 96 की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 3 से। तो 3 से करेंगे
तो ये आ गया आपका 288। कितना आएगा आपका 288। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे यानी कि मोलिकुलर वेट जो आ जाएगा फेरिक सल्फेट का वो आ जाएगा 400। तो फॉर्मूला क्या होता है मोल्स निकालने का, गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे कितना कर देंगे 400 कर देंगे। तो जैसे आप 40 को 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गए आपके पास 0.1 मोल। ये 0.1 मोल पूरे फेरिक सल्फेट के हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सभी के अलग अलग मोल निकालो। भाई एलिमेंट्स के मोल निकालने हैं। तो देखो अब हमें पता है अगर आपको Fe2SO मतलब जो पूरे फेरिक सल्फेट है इसके जो टोटल मोल्स है वो 0.1 है। अगर आपको पर्टिकुलर एटम के या पर्टिकुलर एलिमेंट के मोल निकालने तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो Fe हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं है ना। Fe कितने दिखाई दे रहे हैं 2। तो 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 मोल से तो आपको Fe के जो मोल्स दिखाई देंगे दैट इज 0.2। दैट इज 0.2। अब एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे 0.2 मोल है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आएगा। साथ में देखिए अगर आपको सल्फर के निकालने हैं तो देखो 3 सल्फर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको सल्फर के मोल निकालने तो सल्फर है कितने 3 उस कंपाउंड में, और फेरिक सल्फेट के मोल कितने 0.1। तो सल्फर के कितने आ जाएंगे 0.3 मोल आ जाएंगे जो कि आपको दिखाई दे भी रहा होगा। और अगर ऑक्सीजन के निकालने तो ऑक्सीजन आ गया 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 12 यानी कि यहाँ पे कितने यानी कि 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.1 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको मोल्स देखने को मिलेंगे दैट इज 1.2 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 1.2 मोल। तो देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले तो भाई आपको फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको एलिमेंट्स के मोल चाहिए तो पहले आप पूरे कंपाउंड के मोल निकालिए। जो कंपाउंड के मोल आएंगे फिर एलिमेंट के मोल निकालने के लिए एटोमिसिटी से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहाँ पे भाई देखते हैं तो यहाँ पे क्या कॉलम 1 में कुछ रिएक्शंस दी गई हैं और कुछ नाम दिए गए हैं रिएक्शंस के, और कॉलम 2 में आपके कुछ रिएक्शन शो की गई है। तो आपको मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पहले ना आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। देखिए हो सकता है कि आपको फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन का ना पता हो, थर्मल डीकंपोजिशन का ना पता हो, इलेक्ट्रोलिसिस का ना पता हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम 10th क्लास में ही सीख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट साफ साफ आप देखिए कि जब आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाई तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिससे कि क्या बना मैग्नीशियम सल्फेट बना एंड कॉपर बना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई है कि डी का 3 आएगा। जैसे ही डी का 3 आया देखो 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हटा दीजिए और ऑप्शन नंबर 3 हटा दीजिए। ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गए। जैसे ही डी का 3 पता लगा ए का देखो अब 1 और 4 को अगर ध्यान से देखोगे ए का 4 आएगा, ए का 4 आएगा यानी कि हमें यह भी कंफर्म हो गया कि ए का 4 आएगा। यानी कि फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन में आपको ये तो पता है कि एक जो कंपाउंड होता है वो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में टूटता है। हो तो ये भी डीकंपोजिशन रहा है, हो तो ये भी डीकंपोजिशन रहा है और ये भी डीकंपोजिशन हो रहा है। तो बेसिकली क्या बोलेंगे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होगा। यहाँ पे हमें लाइट के सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे कि आपका ये दोनों मिलेंगे। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया। अब हमें देखना है बी या सी में से। देखिए स्टूडेंट इसको बोला जाता है आपका पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। और इसको आपने हीट देनी पड़ती है तब जाके ये ब्रेक होता है KCl में और O2 में। और स्टूडेंट यहां पे ये भी देखा गया जब आप इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं ना तो फिर ये कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देते हैं। तो देखिए बेसिकली इस रिएक्शंस को आपने थर्मल डीकंपोजिशन की कैटेगरी में रखना है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद बच गया हमारे पास ये बेसिकली मोल्टन स्टेट में एल्यूमिना है। और जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। सी का बेसिकली आपका 2 आएगा। सी का क्या आएगा 2। तो यहां पे देखिए बी का फर्स्ट आएगा एंड सी का 2 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहां पे ये क्या कहता है। आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग कोलाइडल सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट पॉइंट A B C।
देखिए भाई, कोलाइडल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये बेसिकली 9th क्लास में भी आपको पढ़ा दिया जाता है। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, वहां पे ये पढ़ाई जाती है, चीजें वही है। तो देखिए बड़ा इजी है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अगर आप बी को ध्यान से देखते हैं, पहले सबसे पहले बी को ध्यान से देखिए, तो बी में मुझे दो चीजें दिखाई दे रही है, एक सॉलिड और एक गैस। बी किस किस का कॉम्बिनेशन है, देखो बी कॉम्बिनेशन है एक सॉलिड का, सॉलिड को ध्यान से देखिए, एंड आपका क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि बी दो के बीच में आ रहा है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी इस रिलेशन बन रही है सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड एंड गैस, देखो क्रीम, विप्ड क्रीम का सॉलिड गैस का कोई लेना देना नहीं होता, इसको तुरंत हटा सकते हैं। बी की बात करें, हेयर क्रीम का भी कोई लेना देना नहीं आएगा। स्मोक की अगर आप बात करेंगे ना, स्मोक में बेसिकली क्या होता है, गैस में डस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। गैस में जो हमारा एयर है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वही तो बेसिकली स्मोक की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो यस, यानी कि ये बात समझ में आती है, सॉलिड गैस का जो रिलेशन बन रहा है वो बेसिकली आपका स्मोक से रिलेट कर सकते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई का क्या लेना देना भाई सॉलिड गैस से, तो दिस इज नॉट ट्रू, ये नहीं। देखो क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, बट मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि फ्यूचर में इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है। अब देखो, अगर मैं सी की बात करता हूं, यहां पे सी कॉमन है आपका लिक्विड एंड गैस। सी किस किस में, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस से क्लाउड बनते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड एंड गैस क्लाउड होते ही क्या है, बेसिकली क्लाउड में पानी है तो वो वेपराइज फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल सही बात है क्लाउड। और जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं ना, जब यहाँ पे एक एज ए डिस्पर्जन मीडियम काम करता है, एक डिस्पर्स फेज काम करता है, तो बेसिकली अगर हम कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे पेंट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इजी था, इसको रिलेट कर सकते थे आप, अगर आपने कोलाइडल सिस्टम, 9 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम होता है, अगर वो आपने अच्छे से रीड किया है तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, और अगर आपने देखो, अब है ना, जो बच्चा ये चारों ऑप्शन सॉल्व करेगा ना, इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो एक बात मुझे समझ में आई, अगर मैं डी को सोल्व कर लेता हूं, डी को देखो जल्दी से, डी को, डी में मुझे ये दिख रहा है भाई, या तो 1 आएगा या फिर आपके अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे, तो डी है भी आसान काफी सोल्व करना। देखो सोल्व तो आप चारों कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम हो तो कोशिश ऐसे करनी है। देखो ए को सोल्व करने का मतलब लगभग फिक्स हो चुका है कि ए का 2 आएगा, ए का बी देख सकते हैं। तो जैसे अगर बात करें, ये कह रहा है कि अगर 1.5 मोल है कैल्शियम के, तो बताओ उसमें कितना वेट होगा। तो सभी को यह बात पता होता है, अगर किसी का भी 1 मोल होता है तो उसमें उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है, उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम के अंदर जो वेट होता है दैट इज 40 ग्राम, है ना। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है 40 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि 1.5 मोल कैल्शियम में कितना होगा, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम में बेसिकली कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 की 1.2 यानी कि 3/2 से, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 60 ग्राम, कितना आ जाएगा 60 ग्राम। अब डी का क्या आ गया 3, डी का क्या आ गया 3, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। हटा दो हटा दो हटा दो। देखिए एचटेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में टाइम आप कितना ले रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। तो आपको सारे सोल्व कर सकते हैं, सभी को आता होता है। जैसे 28 ग्राम ऑफ हीलियम में बताओ कितने मोल होंगे, तो हमें यह पता, अगर 4 ग्राम हीलियम होता ना, 4 ग्राम हीलियम, है ना, जो कि उसका एटॉमिक वेट होता है हीलियम का, 4 ग्राम में कितना होता है 1 मोल होते हैं, है ना। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 1/4 मोल हो जाएंगे। और एग्जैक्टली कितना ग्राम है 28 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा 28 की गुणा कर देंगे 1/4 से, तो कितने मोल आ जाएंगे 7 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 7 मोल, यानी कि ए का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एग्जाम में देखो मैं तो अब जस्ट आपको सोल्व करके बता रहा हूं कि आपको सोल्व कैसे करने हैं। सारे ऑप्शन बता देता हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बताया मैंने कि सोल्व ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आधा मोल है O2 का, तो बताओ कितना वेट होगा। देखो अब हमें पता है अगर O2 का 1 मोल होता, 1 मोल ऑफ O2, तो कितना वेट होना था भाई, है ना, कितना होना था 32। अब आधे में कितना होगा, है ना, 0.5 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 32 की, किससे 2 से, है ना, 2 से, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। कितना आ जाएगा 16 ग्राम। तो बी का क्या आएगा 4,
बी का 4 आप देख सकते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन सोल्ट, तो बेसिकली कॉमन सोल्ट क्या होता है भाई, कॉमन सोल्ट क्या होता है हमारा NaCl होता है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 23.23 लगा लीजिए आप, कितना 23, एंड कैल्शियम का होता है 35.5, तो ये बेसिकली कितना हो गया 58.5 हो गया, कितना 58.5। तो सी का क्या जाएगा फर्स्ट। कोई भी ऑप्शन जो आपको लगे कि हाँ इस एक ऑप्शन से हमारा सोल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, आपको वो यूज करना है। मैंने आपको चारों इसलिए बताए हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें कि हमें कैसे करनी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं 12th क्लास की जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th क्लास में जो चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है फैराडेज लॉ, है ना, जिसका नाम है फैराडेज लॉ। भाई फैराडेज लॉ को मैं काफी शानदार तरीके से पढ़ाता हूं और आपने भी एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। और पूरी क्लासेस अगर आपको चाहिए इन डिटेल, आपको पूरा कोर्स चाहिए जहां पे ये सारी चीजें सीखने को मिले, तो जरूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपकी काफी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, कोई भी टीजीटी साइंस का एग्जाम क्यों ना हो उसकी। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, मैक्सिमम मास ऑफ द सोडियम ऑब्टेन्ड विल बी। ये कह रहा भाई देखो फैराडेज लॉ हमें क्या बताता है भाई, आपने कितना ग्राम, देखो बेसिकली दो चीजें बताता है फैराडे लॉ। एक तो बेसिकली होता क्या है फैराडे लॉ, भाई आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद यहां पे कितना वेट डिपॉजिट होगा, यानी कि चार्ज एंड वेट का रिलेशन होता है। अब यहां पे आपको वेट दिया तो पहले हम चार्ज, देखो बेसिकली फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, दो लॉ होते हैं फैराडे के। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है अगर आपके पास n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, अगर आपको कहीं पे n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिले हैं, अगर आपको कहीं पे आपका n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिले हैं, इसका मतलब वहां पे n फैराडे चार्ज पास हुआ होगा, इसका मतलब वहां पे n फैराडे चार्ज पास हुआ होगा। या फिर आपको कहीं पे n फैराडे चार्ज मिला है, इसका मतलब वहां पे आपको n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिले होंगे। अब कहोगे जी व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो मोल से ही रिलेट करना होता है। मोल की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना n फैक्टर से, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टर इनटू में मोल्स, n फैक्टर इनटू में मोल्स, यही आपका क्या होता है निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अब देखो, अब मुझे यहां पे सोडियम ब्रोमाइड दिया है कि सोडियम ब्रोमाइड क्या होता है, बेसिकली NaBr रहा होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, हमें सोडियम मिला होगा, ठीक है। तो इसके मोल आपको गिवन है, तो पहले आपको क्या निकालना, मतलब वेट गिवन है, वेट से मोल निकालो, मोल से इक्विवेलेंट निकालो, और जितने इक्विवेलेंट हो गए उतना फैराडे चार्ज आ गया, है ना। इस तरीके से आपको इसको रिलेट करना है। देखो तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, मोल्स निकालता हूं सोडियम ब्रोमाइड के। तो सोडियम ब्रोमाइड के मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, गिवन वेट कितना है 206, और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड का, 23 में ऐड कर दो 80, तो लगभग 103 आ गया। यानी कि मोल्स कितने आ गए आपके पास, मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड कितने आ गए 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर आपको निकालने तो वो कैसे निकालेंगे, n फैक्टर। देखिए भाई सोडियम के ऊपर भी +1 का चार्ज होता है और ब्रोमीन के ऊपर भी -1 का चार्ज होता है। तो जो चार्ज रहता है ना, अगर सोल्ट है बेसिकली, तो जो भी चार्ज उनके ऊपर रहते हैं वही n फैक्टर होता है। तो यहाँ पे n फैक्टर आएगा 1, और मोल्स कितने आ गए थे 2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 2। अगर 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए तो कितना फैराडे चार्ज पास होगा, 2 फैराडे चार्ज पास होगा। अब इसको रिवर्स यूज करना है। अब रिवर्स यूज कैसे करेंगे, आपको यह पता लगा कि कितने फैराडे चार्ज पास होगा। अगर 2 फैराडे चार्ज पास होगा ना, तो आपको 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेंगे। 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेंगे किसके, सोडियम के, किसके, सोडियम के। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मोल कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट n फैक्टर कितना होता है भाई सोडियम का 1, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स कितने आ गए 2। तो एक मोल का कितना वेट होता है, 1 मोल ऑफ Na सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम कितना होता है, अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में 23 ग्राम, 23 ग्राम होता है। तो मोल है कितने हमारे पास, 2 ग्राम है। तो यानी कि 2 मोल्स में कितना वेट आएगा,
46 ग्राम। कितना आएगा? 46 ग्राम। देखिए जरूर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, 12th लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो भाई 12th क्लास की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में फैराडेज लॉ पढ़ाए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। दोबारा मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको मिले हैं उतना ही फैराडे चार्ज आपका पास होगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या गिवन था? वेट गिवन था सोडियम ब्रोमाइड का। तो मैंने वेट से निकाला मोल्स, मोल्स आ गए मेरे पास 2। जैसे ही मोल्स आए, मोल से मैंने निकाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कैसे? एन फैक्टर इनटू में मोल्स, तो वो भी आ गए 2। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है तो 2 ही फैराडे चार्ज पास हुआ होगा। अब इसी कंसेप्ट का मैंने यूज क्या किया, अगर 2 फैराडे चार्ज पास किया ना तो Na सोडियम के भी 2 ही इक्विवेलेंट मिले होंगे। अब इक्विवेलेंट 2 मिले तो मैंने मोल्स निकाल लिए, और मोल्स निकल गए तो वेट निकाल लिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज करते, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से रिलेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको फैराडेज लॉ देखने को मिलता है, तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जब डिटेल आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपका 9th क्लास से रिलेट कर सकते हैं। मेथड अराउंड इस मैटर अराउंड इज प्योर, उससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर गिवन है और डिफरेंट सेपरेशन के मेथड गिवन है। तो बताना कि किसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो भाई जो आसान दिखे ना पहले उसके ऊपर जाया करो। देखो मैग्नेट का यूज कहाँ हो सकता है, मुझे साफ साफ दिखा आयरन। मैग्नेट आयरन का तो बड़ा इजी रिलेशन है ना। तो आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, भाई आटे के साथ आयरन पाउडर मिला रखा है, तो मैग्नेट क्या करेगी? आयरन को खींच लेगी, यानी कि इसमें हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो बी का 3 आएगा। बी का 3 आते ही एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बी का 3 आते ही एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं इवेपोरेशन। भाई आपको काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है, सोल्ट मिक्स्ड विद वाटर। तो देखिए भाई अगर आप कभी साउथ इंडिया विजिट किया हो आपने, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है क्या करते हैं, बेसिकली समुद्र से पानी लेके आते हैं, उसको एक तालाब में डालते हैं और छोड़ देते हैं उसको। थोड़े से टाइम के बाद क्या पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है? व्हाइट कलर का सोल्ट बच जाता है। तो इवेपोरेशन की हेल्प से हम वाटर का इवेपोरेशन करवा देते हैं और सोल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सी का 4 आएगा। अब सी का 4 जैसे ही आया ना, तो सी का 1 है, यहां पे भी सी का 1 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैंने इस पूरे क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया है, मैंने सिर्फ 2 जो मुझे आ रहे थे उन्हीं का देखा, बाकी तो बड़ा आसान था। तो किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस फ्लोर, तो यहां से आप देख सकते हैं कि डी का क्या आएगा? फर्स्ट। इसके लिए ये वाला सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, एंड ऑयल मिक्स्ड विद वाटर के लिए ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो अगर आपने दोनों नहीं भी सुने हैं ना, तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और जो स्टूडेंट इस तरीके के मेथड्स यूज करेंगे ना, उन्हीं का एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया भाई। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? जहां पे देखो एक्सो मतलब एग्जिट, जहां पे हीट निकले, जहां पे हीट निकले वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। देखिए भाई आपने बिल्कुल देखा होगा, इसको नोटिस किया होगा आपके घरों में भी। जब जो व्हाइट कलर हम करते हैं ना, जिसे हम बेसिकली व्हाइट वाश बोलते हैं बेसिकली, तो जब आप कट्टा लेके आते हैं, जब आप वहां से लेके आते हैं उसको किसी शॉप से, और जैसे आप उसमें पानी डालते हैं, आप देखते हैं कि बिल्कुल उबलने लग जाता है पानी। उबलने का मतलब क्या कि दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, जब आप क्विक लाइम के अंदर पानी डालते हैं, क्विक लाइम बेसिकली क्या होता है? CaO। क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप पानी डालते हैं तो दिस इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप कभी भी ये करके देख सकते हैं, घर पे थोड़ा सा आप डालिएगा, पानी डालिएगा, आप देखेंगे जिस भी बर्तन में आपने डाला है वो गर्म हो जाएगा। बड़ा ध्यान से कीजिएगा भाई। तो ये पक्का ही सही है, फर्स्ट तो बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर आपको फर्स्ट मिल गया तो 2 ऑप्शन तुरंत हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो गए। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यस भाई आपको पढ़ाया जाता है ये, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि टीचर कहते हैं भाई आप एसिड के अंदर पानी डालोगे या पानी के अंदर एसिड डालोगे। भाई एक आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है और उससे आपको डाइल्यूट एसिड बनाना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? एसिड के अंदर पानी डालते हैं या पानी के अंदर एसिड डालते हैं? सॉरी स्टूडेंट्स,
तो भाई हम बेसिकली क्या करते हैं, जो पानी होता है ना उसके अंदर एसिड के ड्रॉप्स डालते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बेसिकली हम बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो 1 और 2 ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन तो अपने आप होता है, हालांकि थोड़ी सी हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना। आपको पता जब सन पीक पे होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल, तो ये भी बेसिकली आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऊपर वाले दो ही थे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का होता नहीं है, याद रखना है। द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट बेसिकली इसको आप एक और बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली एल्यूमिनियम का और होता है, और इसका जो फार्मूला होता है ना दैट इज सोडियम, आप देखेंगे यहाँ पे Na3AlF6 ये होता है। Na2 होता ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप Na2 लोगे ना तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही आए, तो बेसिकली Na3 होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्रायोलाइट का केमिकल फार्मूला, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, तो देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए भाई, जहां पे भी आपको नोट वर्ड दिखे ना उसको तुरंत आप हाईलाइट कर लिया करें कि हाँ कि ये नोट वर्ड क्या है। तो देखते हैं भाई, मतलब नोट पूछा है, ट्रू वाला मत बता देना, क्योंकि एग्जाम में हम ना जल्दबाजी में होते हैं, तो ट्रू वाला बता जाते हैं। When candle burns, both physical and chemical change take place। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब कैंडल जल रही होती है तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, और जलना एक केमिकल प्रोसेस है, इसका मतलब ये तो ट्रू है, बट हमसे तो नॉट ट्रू पूछा, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी बिल्कुल सही है। डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, दिस इज इनकरेक्ट स्टूडेंट, यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए दो बातें हैं, एक आपके पास क्या है कि ये लोहे का कोई पाइप है, ये आपका लोहे का कोई पाइप है, ठीक है, यानी कि ये किसका है, ये बेसिकली जो पाइप है ये आपका Fe आयरन का है। Fe के ऊपर जिंक की लेयर लगना, है ना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। Fe यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगना इज गैल्वेनाइजेशन। जिंक के ऊपर आयरन की लेयर लगना गैल्वेनाइजेशन नहीं होता है। इस क्वेश्चन में पता क्या लिखा है, डिपोजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक। जिंक पे आयरन थोड़ी नहीं गैल्वेनाइजेशन होता है, आयरन पे जिंक की लेयर लगना गैल्वेनाइजेशन होता है। और क्यों यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन का, ताकि रस्टिंग से बचाया जा सके, है ना, उसके ऊपर जंग ना लगे, उससे बचाया जाए, इसलिए इसका यूज करते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज फिजिकल चेंज, यस बिल्कुल भाई, फिजिकल आप देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, तो ये भी ट्रू है। हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सी नॉट ट्रू है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं। सबसे पहली बात तो देखिए, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब लव, जो पानी को लव करने वाला कौन सा पार्ट है। देखिए इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं भाई, एक होता है आपका कार्बन वाला पार्ट, जो डिटर्जेंट या सोप होते हैं ना, जिसमें आपको पूरी कार्बन की चेन दिखाई देती है इस तरीके से, कार्बन 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 के बहुत सारे कार्बन, और इसको बेसिकली हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसको हम नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको आयोनिक पार्ट नजर आता है। सोप्स में बेसिकली वो फैटी एसिड्स होते हैं सोडियम और वगैरह के, तो एक आयोनिक पार्ट होता है, और ये जो आयोनिक पार्ट है ना, यही बेसिकली पोलर नेचर का होता है। इसमें दो पोल आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के। और आप सभी को पता होगा कि जो वाटर होता है H2O होता है, वो पोलर नेचर का होता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, वाटर भी पोलर है, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होगा, आयोनिक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरे, पानी से कौन डरेगा, नॉन पोलर पार्ट डरेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये जो कार्बन की चेन दिख रही है ना, ये तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो इसको तो तुरंत हटा दीजिए, ये आंसर होने वाला नहीं है। अब देखो यहां पे बात हो रही है डिटर्जेंट की, तो अगर हम बात करें ना, ये जो फैटी एसिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो सोप्स वगैरह में होता है, तो ये जो सल्फोनिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये SO3 नेगेटिव, ये बेसिकली यूज होता है डिटर्जेंट में, सिंथेटिक डिटर्जेंट में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हाइड्रोफिलिक तो ये तीनों ही है,
बट यहाँ पे सिंथेटिक डिटर्जेंट में बेसिकली ये वाला यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी रिलेट करते हैं कि ये क्या कह रहा है। द apparatus given below is used to study the diffusion of the number of gases at the same temperature and pressure। तो भाई यहाँ पे गैस और ये आपका वैक्यूम है और ये एक बैरियर लगाया है। Which of the following pair of gases would diffuse into vacuum at same speed। तो भाई देखो, स्पीड का सारा रिलेशन बनता है मास से। अगर मास सेम है ना, वजन सेम है, देखो भाई एक तो दो बिल्कुल सेम वेट के इंसान है और एक बहुत ज्यादा मोटा है और एक बहुत ज्यादा पतला है, और उनको बोलो कि दौड़ो भाई, तो मोटे और उसमें तो काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर आपको सेम स्पीड चाहिए ना, तो आपको मास भी सेम चाहिए। और देखो गिवन एटॉमिक मास दिया है ना, तो रिलेशन देख लिया करो भाई। अगर गिवन मास दिया है ना, इसका मतलब क्या है, मास से रिलेशन। तो स्पीड सेम उसी की होगी जिसका मास सेम होगा, और जिसका मास सेम होगा उसकी स्पीड भी सेम होने वाली है। अमोनिया का मास अगर आप देखोगे तो 14 और 3 17 होता है, और H2 का तो सिर्फ 2 होता है, तो मास डिफरेंट है, हटा दो। CO की बात करोगे 12 और 16 28, और इसकी बात करोगे तो भाई इसका तो बहुत ज्यादा होता है, SO2 का तो हटा दो। CO की बात करोगे 28 और N2 की भी बात करोगे 28। इन दोनों का जो आपका मोलिकुलर वेट है वो सेम होता है, 28 होता है दोनों का। अगर इन दोनों का 28 है, अगर इनका वेट सेम है तो इनकी स्पीड भी सेम होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाई जाती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पढ़ाया जाता है। Which of the following is the correct arrangement of the given metals in descending order of the reactivity। रिएक्टिविटी देखिए भाई, अगर आपको वैसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं उसे, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शॉर्ट फॉर्म में तो हमें ये ध्यान रखनी होती है, बट अगर हम बात करें, देखिए भाई जो पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 1 और 2 दिखाई देता है ना, यहाँ पे ग्रुप 1 होता है, यहाँ पे ग्रुप 2 होता है, और बीच में फिर आपका 10 ग्रुप आ जाते हैं डी ब्लॉक के, और फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं पी ब्लॉक के। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स होती है ना, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है ना, और स्पेशली ग्रुप 1 ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप 2 से। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज करती है। तो देखो भाई सोडियम और मैग्नीशियम में तो जो है सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा नहीं होगी, सोडियम की होगी, सोडियम की होगी, सोडियम की। सोडियम के बाद होती है मैग्नीशियम की, किसकी होगी, मैग्नीशियम की, जिंक की नहीं होगी। ठीक है, यहां पे भी मैग्नीशियम। आयरन और जिंक में से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये सब पता लगता है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है आयरन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर याद कर रखा है विद ट्रिक्स, फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये बेसिकली आपका 8th क्लास से रिलेट कर सकते हैं। 8th में 7th में यहाँ पे आपको ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। भाई जब भी आप कोई चीज जलाते हैं तो वहां पे एक फ्लेम निकलती है, तो उस फ्लेम के बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो देखिए भाई, आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज इट्स द हॉटेस्ट पार्ट। भाई जो आपका सबसे बाहरी पार्ट होता है ना फ्लेम का, क्या वो सबसे गर्म पार्ट होता है, एंड वहीं पे कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, और ये बात आपको अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई, इससे एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, और ये भी पूछा जा सकता है जो आउटर जोन होती है वो किस कलर की दिखाई देती है, वो आपका ब्लू कलर की दिखाई देती है। और आउटर जोन जो होती है ना, वही आपका हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। वही क्या होता है, बेसिकली आपका सबसे गर्म पार्ट भी होता है। तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन है ना, तो आउटर जोन में ही कंप्लीट कंबशन होता है, और आउटर जोन ब्लू कलर की होती है, और वही आपका हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। इस क्वेश्चन में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, मिडल जोन ऑफ द फ्लेम इज रेड कलर। तो ये इनकरेक्ट है भाई, येलो कलर की होती है। अगर आप देखेंगे ना, देखो ये येलोइश कलर, मिडल जोन जहां पे पार्शियल कंबशन होता है, और वो किस कलर की होती है, आपका येलो कलर की होती है। भाई किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है, समझ में आई। और इंटरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो होप कि ये क्वेश्चन इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज मॉडरली हॉट, नहीं, मॉडरली हॉट कौन होती है, मिडल जोन होती है।
इंटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज ब्लू कलर, नहीं, ये ब्लैक कलर की बेसिकली होती है, ब्लू कलर की तो आपका आउटर जोन ही होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ साथ मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ये याद रखिएगा, अलग अलग टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भाई। 14 नंबर क्या कह रहा है, एसिड बेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है 10th क्लास से। Which of the following is an acid base indicator? इनमें से किसका एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है? विनेगर तो खुद एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, लाइम वाटर जो होता है वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, बेकिंग सोडा बेसिकली आपका हम बोल सकते हैं कि बेसिक अल्कलाइन नेचर का शो करता है। देखिए जो टर्मरिक होती है, हल्दी, ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे काम करती है भाई। ये आपको बिल्कुल 10th क्लास में इजीली आपको पढ़ाया जाता है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर की बात करेंगे और कौन कौन से होते हैं, जैसे हम मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं, है ना, मिथाइल ऑरेंज भी आपका हो गया। इसके अलावा हम लिटमस पेपर का भी यूज करते हैं, उसको भी एज ए इंडिकेटर के। तो जो टर्मरिक होती है ना, हल्दी जो होती है, वो आपका बेसिकली किसके तौर पर काम करती है? एज अ नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर काम करती है। इसको हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं भाई, आपका अगर आपके कोई क्लॉथ है वहां पे हल्दी का दाग लग गया, जैसे ही आप साबुन से धोते तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। तो कलर चेंज क्यों हुआ? साबुन में बेस था और हल्दी में बेसिकली आपका क्या, वो इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, तो उसने बेस को ब्लू कर दिया, सॉरी बेस की वजह से कांटेक्ट में आने से रेड हो गया, तो इससे ये पता लग गया कि साबुन के अंदर बेस होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए हैं। 15 पे, Which of these is used in the extraction of metal? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेट्रोलियम का, कोल टार का, कोल गैस का। तो बेसिकली यूज किया जाता है कोक का। किसका यूज किया जाता है भाई? कोक, कार्बन का यूज किया जाता है ना। देखिए भाई, मान लो कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि कोई ऑक्साइड है जैसे कि Al2O3 है, अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बन कोक के साथ करवा देते हैं तो ये उसका रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन से हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो भाई ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आपने पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, उसमें आपको काफी अच्छे से बताया जाता है कि कोक का क्या यूज होता है, कौन से जोन में डाला जाता है। तो इनमें से मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान हम कोक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भाई, ये जो है ना, ये सारे जो पार्ट है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 8th क्लास की आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा। अब ब्राउन कोल है ना, भूरे कलर का जो कोयला होता है जिसमें कार्बन परसेंटेज 60 से 60 to 70% होती है, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट और जनरली यूज्ड इन द पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो किस टाइप का कोयला यूज किया जाता है? तो भाई जहां पे कार्बन की परसेंटेज 60 to 70% होती है और ब्राउन कलर का जो कोयला होता है वो बेसिकली आपका लिग्नाइट होता है और इस लिग्नाइट कोयले का ही यूज किया जाता है बेसिकली आपका टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये सारे आपको याद रखने हैं कि किस टाइप के कोयले में कितनी परसेंटेज आपका कार्बन का होता है। तो लिग्नाइट में 60 to 70% होता है। यूज कहां किया जाता है? जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, वहां पे यूज किया जाता है और ये ब्राउन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एचटेट TGT 2023 के क्वेश्चन पेपर का। लगभग 17 क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड मिले। वैसे 60 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो एवरेज 20 की आती है, तो 2-3 क्वेश्चन टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड है तो वो वहां कवर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अगर भाई क्या स्टेट चेंज होने से क्या टेम्परेचर चेंज होता है? तो एक ये बात है, इसको भी देखते हैं। उसके बाद देखिए ड्राई आइस जो होती है यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होती है बेसिकली भाई? जो आपका ड्राई आइस होती है वो बेसिकली क्या है? वो हमारा सॉलिड CO2 होती है, कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। यस, आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि एक बोतल में आईसी डालते हैं और थोड़ी सी देर के बाद बोतल फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो आईसी डाल रहे हैं ना, बेसिकली वो ड्राई आइस होती है, सॉलिड CO2 होती है, वो रूम टेम्परेचर पे सीधा सॉलिड से गैस में जाती है, सब्लिमेशन होता है उसका, और जैसे ही गैस बनेगी बोतल में तो फटेगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सेकंड तो बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड करेक्ट आने का मतलब हो गया कि 2 ऑप्शन हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिए। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। देखो, स्टेट चेंज होने से जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो, यह बात ध्यान रखना।
स्टेट चेंज होने से जरूरी नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर से स्टेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेट चेंज होने से टेम्परेचर चेंज हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए बर्फ है, बर्फ अगर आपने बाहर रखी है तो बाहर का टेम्परेचर थोड़ी नहीं चेंज होता है, बर्फ जो है, आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गई तो बाहर के टेम्परेचर पे कोई ज्यादा थोड़ी नहीं फर्क पड़ा है, तो नहीं होता भाई, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंडिकेट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो भाई मान लो ए और बी है, अगर इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये इजिली टूटेगा नहीं, और इजिली टूटेगा नहीं तो ये बॉयल नहीं होंगे इजिली। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स का होना। क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स का होना। इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये नहीं होगी। तो अगर 3 नहीं होगी तो इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अ सब्सटेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये हमारा एचटेट टीजीटी साइंस, एचटेट टीजीटी साइंस 2023 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया है। ऐसे ही हम बाकी ईयर्स का भी डिस्कशन करेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए और ऐप के ऊपर जुड़े रहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को टीजीटी साइंस की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो टीच गुरु ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सभी टीचर्स के मिल जाएंगे और आपकी काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।